एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को ही हम लोग कवर करेंगे और न्यू टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप DSSB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, या रिट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, या सुपर टैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, या फिर जितने भी आपके टैट होते हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो सभी के पर्पज़ से जो भी हमारी क्लासेस चल रही है गाइज, वो सारी हमारी इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करें जहाँ से मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पे मैंने 3 वीडियो बना रखी है। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग पहले उन तीनों वीडियो को देख सकते हो। साथ में जो भी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी थी उन तीनों वीडियो के अंदर, उन टॉपिक को आप लोग साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आप उसे दोबारा से रिवाइज कर पाएँ। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, हम लोग 4 नंबर की क्लास को डिस्कस करेंगे। और साथ में गाइज, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट PDF रहते हैं, नोट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। और साथ में आप लोग फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे एसआर एजुकेशन इंडिया के नाम से ग्रुप है, और जो भी नोटिफिकेशन आउट होता है वैकेंसी से रिलेटेड, जब भी आपके एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है समय से। तो दोनों का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का और फेसबुक का, वो आपको वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मैंने पहले ही बताया था हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे, तो जहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं हम लोग उन फैक्ट को डिस्कस करेंगे। मैं ये भी बताऊंगी आपसे कि एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सभी विषयों में लड़कियाँ लड़कों से और लड़के लड़कियों से तेज होते हैं, अर्थात दोनों बराबर होते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि जब जेंडर हम भिन्नता की बात करते हैं या जेंडर डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि लड़के लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से कुछ विषय में, कुछ सब्जेक्ट में आगे होती है। जब ये आगे होने की बात की जाती है, जब ये भिन्नता को बताया जाता है, तो ये हमारी जेंडर विभिन्नता के उदाहरण होते हैं। अगर हम अक्सर देखते हैं कि एक दूसरे से तेज नहीं होते, दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। सिर्फ बात होती है उनके इंटरेस्ट के। किसी बच्चे को कोई सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आता है तो उसमें उस बच्चे की गहरी रुचि होती है, रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उस बच्चे का उस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड होती है। वहीं अगर हम सेकंड बच्चे की बात करें तो दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में होता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट में कमांड हासिल करता है और उसमें गहरी रुचि उसे होती है। तो जो भी बच्चे के अंदर या लड़के या लड़कियों में जो भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, या किसी भी व्यक्ति की बात करें, उसमें सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जिसके कारण वो बच्चे अपनी रुचि के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे सीखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि लड़के या लड़कियां एक दूसरे से हर विषय में आगे होते हैं, या फिर लड़के लड़कियों से पीछे होते हैं, या फिर लड़कियां लड़कों से पीछे होती है। ये जो डिपेंड होता है वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, किस चीज़ में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें ईजिली समझ में आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। और दोनों ही लड़के लड़कियां हर चीज़ में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ना ही कम होते हैं, ना ही ज़्यादा होते हैं, ना ही तेज होते हैं, ना ही मंद होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड फैक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। छात्र की सफलता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्टूडेंट की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, एक स्टूडेंट की जो सक्सेस है, एक तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक स्टूडेंट इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा, खुद से हार्ड वर्क नहीं करेगा, खुद से स्मार्ट वर्क नहीं करेगा, खुद से समझने की जो उसमें इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो नहीं आएगी, सीखने के प्रति उसका रुझान नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट कभी सक्सेस नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ होती है कि एक अच्छे शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। यानी कि एक छात्र की बात करें, एक स्टूडेंट की बात करें, एक विद्यार्थी की बात करें, एक छात्र को सक्सेस दिलाने के लिए एक टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हमें सही टीचर मिल पाते हैं तो इससे हमें एक तो सही गाइडेंस मिल पाती है, सही मार्गदर्शन हमारा हो पाता है, और हम अपने लक्ष्य को ईजिली प्राप्त कर पाते हैं। थर्ड बात करते हैं हमारी सक्सेस का जो सबसे बड़ा रोल होता है, हमारी परिवार का, हमारी फैमिली का, हमारे पेरेंट्स का रोल होता है कि पेरेंट्स हमारे को किस तरीके से सुख सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, किस तरीके से हमारे पर ध्यान देते हैं और किस तरीके से हमारी कमियों को दूर करते हैं। तभी जो एक छात्र है वो सफल होता है, तभी एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी लिखी जाती है।
तो आपने देखा होगा कि आपने जितनी भी सक्सेस स्टोरी अगर किसी की आप लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, या फिर जब कोई किसी का इंटरव्यू आता है, किसी ने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, या उसकी पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी होती है, एक तो छात्र का हार्डवर्क सबसे पहले होता है कि मैंने बहुत हार्डवर्क करा था, उसके साथ साथ मैंने स्मार्ट वर्क करा था। यानी कि स्टूडेंट की मेहनत तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, जब तक स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा, छात्र मेहनत नहीं करेगा, खुद से मोटिवेट नहीं होगा पढ़ने में, तो वो चीज़ों को खुद अचीव नहीं कर पाएगा। सेकंड होता है शिक्षक, यानी कि शिक्षक अगर अच्छे होते हैं तो वो सही गाइड कर पाते हैं, हमें सही मार्गदर्शन दे पाते हैं, जो भी हमारे लिए चीज़ें आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर पाते हैं। तीसरी चीज़ होती है परिवार। परिवार का रोल बहुत बड़ा होता है कि सक्सेस दिलाने के लिए एक परिवार, एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तभी एक स्टूडेंट, कभी एक बच्चा, छात्र अपने जीवन में सफल हो पाता है। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे, या एक छात्र जब सक्सेस होता है तो उसके पीछे किस किस की भूमिका होती है। किस किस की भूमिका होती है? नंबर 1 पे छात्र की खुद की होती है कि छात्र खुद इतना हार्ड वर्क करा, इतनी मेहनत करी, इतना स्मार्ट वर्क करा, तब जाके उसे वो चीज़ अचीव हो पाई है। सेकंड होता है कि एक शिक्षक का भी जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है कि शिक्षक अगर अच्छे होते हैं तो वो सही गाइड कर पाते हैं, सही मार्गदर्शन दे पाते हैं, और हमारे अनुरूप जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो चीज़ें हमें उपलब्ध करवा पाते हैं। थर्ड बात करते हैं कि पेरेंट्स की, परिवार की भूमिका बहुत अहम होती है, और जब पेरेंट्स और परिवार वाले बच्चों के साथ होते हैं तो वो बच्चा ऑब्वियसली बात है वो सक्सेस हो पाता है अपने जीवन के अंदर। इसलिए इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की सक्सेस के पीछे। एक छात्र जब सक्सेस होता है तो वो इन चीज़ों को ऊपर ही अपनी सक्सेस की स्टोरी बताता है कि मेरी सक्सेस के पीछे इन इन लोगों ने हार्डवर्क किया, या मेरी सक्सेस जो मिली है मुझे इनकी वजह से मिली है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा अहम जो भूमिका होती है वो एक छात्र, एक स्टूडेंट की होती है। जब तक छात्र सीखने के प्रति खुद इंटरेस्ट नहीं लेगा, खुद रुझान नहीं होगा, खुद मोटिवेट नहीं होगा, तब तक वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे एक बच्चा है, उसे 12th के अंदर, 12th क्लास में उसे 98% लाना है, तो वो क्या करेगा? वो इंटरनली मोटिवेटेड है तो वो दिन रात एक करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, दिन रात पढ़ाई करेगा, और एग्ज़ाम के अंदर 98% की जो स्कोरिंग है, या स्कूल के अंदर जो टॉप है, वो बच्चा कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट है, और पढ़ने के लिए उसे कोई बाहर की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो पढ़ने का एक जज्बा है, जो टॉपर बनने का एक जज्बा है, वो उसका इंटरनली है। तो जब तक हमारे अंदर सीखने की अंदर से इच्छा नहीं होती, हम किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं सीख पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया, एकलव्य का प्रयास, यानी कि ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, वो एक छात्र को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि उसे ही अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, और सीखने के लिए अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, तभी व्यक्ति, कभी छात्र सक्सेस हो पाता है अपने जीवन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड बात करते हैं, एक अध्यापक पढ़ाते समय सहायक शिक्षण सामग्री या शैक्षिक तकनीक का उपयोग अधिगम को प्रभावी व अधिकतम करने के लिए करता है। देखिए, मैंने वही चीज़ बताई थी, जब एक टीचर अपनी टीचिंग के अंदर टीचिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, या फिर टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर मॉडल का प्रयोग करते हैं, फ्लैश कार्ड हो गया, इस तरीके की जब वो चीज़ें शामिल करते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग मटेरियल का सहारा लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं ताकि उनकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बन पाए, और जो पढ़ाने का एक उद्देश्य है उसे भी क्लास में प्राप्त किया जा सके, और दूसरा बच्चे आसानी से क्लास में सीख पाए। तब एक टीचर की जो लर्निंग देने का जो पर्पस होता है वो पूरा हो पाता है, और इससे बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं, बच्चों को भी सीखने में इंटरेस्ट आता है, समझने में आसानी रहती है, और टीचर्स के द्वारा इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। तो एक टीचर्स को किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब एक टीचर्स को हर तरीके से प्रयास करने चाहिए, हर चीज़ का यूज़ करना आना चाहिए, तभी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव तरीके से छात्रों तक पहुंच पाती है। आगे डिस्कस करते हैं अगले फैक्ट को। हमारे देश की प्रभावित शिक्षा प्रणाली सरकारी स्कूल प्रणाली है। देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें, अपने भारत देश की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है वो सरकारी स्कूल प्रणाली है। हमारे देश के 85% छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये हमारे देश की सबसे बड़ा या सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम है। कौन? सरकारी स्कूल प्रणाली।
इसका ध्यान रखना है। अगर एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 85% छात्र कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी सरकारी स्कूल प्रणाली है, जहाँ पे हमारे 85% छात्र स्कूल में पढ़ते हैं। और यही हमारे देश का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम भी है, सरकारी स्कूल प्रणाली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम अगर देखते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, ताकि हमारी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके, बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण, एक क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चे को आसानी से मिल सके, आसानी से प्राप्त हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगले फैक्ट में कहा, यदि बच्चों के माता पिता स्कूल में ना आए तो अध्यापक को स्वयं उनसे मिलने जाना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि माता पिता बिजी होते हैं, माता पिता स्कूल में नहीं आ पाते, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को खुद बच्चे के घर जाना चाहिए और माता पिता से मिलना चाहिए। और बच्चे का जैसा भी रिजल्ट रहता है, बच्चा जिस तरीके से सीखता है, वो सारी चीज़ें माता पिता के साथ एक अध्यापक को, एक टीचर को साझा करना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चे में सीखने में कोई कमी रहती है, कोई परेशानी अगर बच्चे को सीखने में होती है, तो वो माता पिता के साथ उस परेशानी को दूर कर सके और बच्चे के व्यक्तित्व का, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का विकास अच्छे से कर पाए। तो अगर बच्चे का अच्छे से विकास करना है तो उसके लिए उन्हें पेरेंट्स का साथ लेना भी ज़रूरी होता है, कि पेरेंट्स को भी अपनी भूमिका में इन्वॉल्व करना, तभी एक बच्चा है वो अपने जीवन में सक्सेस हो पाता है। आगे डिस्कस करते हैं अगले फैक्ट को। शिक्षा के ढांचे में पूर्ण सुधार करना है तो स्थानीय जनता, समुदाय से मदद लेनी होगी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमें शिक्षा के ढांचे का निर्माण करना है या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में अगर हमें सुधार करना है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग किससे पूछें, हमारी जो स्थानीय जनता होती है, जो हमारी लोकल पब्लिक होती है, उनकी राय लेना, उनकी मशवरा लेना ज़रूरी होता है। दूसरा, हमें समुदाय, हमें कम्युनिटी की मदद लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है वो समुदाय से रिलेटेड ही, समाज से रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है वो समाज को विकसित करने की सबसे महत्वपूर्ण संस्थान होती है, जिसमें जो भी समाज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे समाज में जिस तरीके से चीज़ें चाहिए, जिस तरीके से हमारे समाज को आवश्यकताएं, नीड है, वो सारी चीज़ें हमें विद्यालय में हमें पढ़ाई जाती है, ताकि जब एक बच्चा अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो समाज में जाता है तो समाज में अपनी आसानी से भूमिका अदा कर पाए, समाज के अनुसार चल सके, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल सके। वो तभी ढाल पाएगा जब शिक्षा की जो व्यवस्था है वो समाज के अनुरूप होगी। और इसलिए शिक्षा में जो भी सुधार या परिवर्तन करना है तो समाज, समुदाय की मदद लेनी है, और साथ में जो लोकल पब्लिक है, वहाँ की स्थानीय जनता है, उनसे भी राय मशवरा लेनी चाहिए। तभी हमारी जो शिक्षा है उसमें बदलाव हो सकेगा और बच्चे को समाज के अनुरूप शिक्षा मिल सकेगी, जो भी हमारा समाज चाहता है, ताकि बच्चे को समाज में अपना जीवन यापन करने में या समाज में किसी भी तरीके से रहने में कोई परेशानी ना रहे और अपने आप को समाज में आसानी से ढाल पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। कक्षा में छात्रों में अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रियाशील अथवा सहभागी या फिर इंटरेक्टिव या पार्टिसिपेटिव रखें। देखिए अगर कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर छात्रों को अनुशासन में अगर हमें रखना है, डिसिप्लिन में अगर हमें छात्रों को रखना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक टीचर्स को कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर छात्रों को इन्वॉल्व करना। जब तक हम छात्रों को हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो छात्र इनडिसिप्लिन ही क्रिएट करेंगे। इसलिए हर चीज़ में जब भी टीचर्स के द्वारा कोई भी प्लानिंग की जाती है, कोई भी नई चीज़ें क्लास में क्रिएट की जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को भी इन्वॉल्व करना। इससे बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होगी, बच्चे में सीखने समझने की जो क्षमता है, जो स्किल है, वो भी विकसित हो पाएगी और बच्चे के अंदर इंटरनली मोटिवेशन आ पाएगा और बच्चे में रुचि आ पाएगी सीखने के प्रति, और बच्चा आसानी से सीख भी पाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक बच्चा है क्लास में, वो बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो टीचर्स के द्वारा क्या कहा जा सकता है इस बच्चे को कि आज तुम्हें क्लास का मॉनिटर बनना है और क्लास में ये देखना है कि कोई भी बच्चा क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे। तो जो ये बच्चा है जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है हमेशा क्लास में टीचर्स के आगे, तो वो क्या करेगा, जब उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी, उसे मॉनिटर बनाया जाएगा,
तो बच्चा खुद भी सुधरेगा, साथ में अन्य बच्चे हैं उस पर भी नज़र रखेगा कि कोई भी क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे। अगर हमें बच्चे को सुधारना है तो बच्चे की क्रियाओं में हमें भाग लेना ज़रूरी है, बच्चे को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, बच्चे के ऊपर भरोसा करना ज़रूरी है, और बच्चे को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गई, बच्चे को हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, जिससे कि क्लास में जो एक छात्र और अध्यापक की भूमिका है वो अहम रह सकेगी और बच्चे आसानी से समझ भी पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। अगले फैक्ट में क्या है कि शिक्षा यानी कि मानव संसाधन का विकास करती है। जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है, वो किसका विकास करती है? मानव संसाधन का विकास करती है। और संसाधन बहुत सारे हमारे समाज के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, मगर सबसे बड़ा जो संसाधन है, ये याद रखना है, सबसे बड़ा जो संसाधन है वो क्या है? मानव है, वो ह्यूमन है हमारे समाज में। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो सबसे बड़ा संसाधन है वो मानव है, वो ह्यूमन है। क्योंकि जो भी चीज़ें आपने देखा होगा, जो परिवर्तन हमारे आज समाज में, हमारे देश में देखने को मिलते हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम अंतरिक्ष में जाने की बात करें, चाहे हमारे समाज में जो नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है उसकी बात करें, तो वो किसके द्वारा डेवलप हो रहा है? वो मानव के द्वारा ही डेवलप हो रहा है, वो ह्यूमन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा ही डेवलप हो रहा है। इसलिए विद्यालय में ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश का, हमारे समाज का निर्माण हो पाए। और जो एजुकेशन होनी चाहिए वो समाज को, देश को ध्यान में रखकर ही दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा पढ़ लिख कर हमारे देश का निर्माण कर सके और हमारे देश के अंदर अहम भूमिका निभा सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश में सुधार करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा के ऊपर बल देना, प्राथमिक स्तर से ही। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। साथ में गाइस आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले फैक्ट को। प्रश्न में जब भी आप शब्द आए तो इसका अर्थ शिक्षक से होता है। देखो एक चीज़ याद रखें, जब भी क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये शिक्षण विधि आपको क्लास में किस तरीके से यूज़ करनी है ताकि बच्चे आसानी से पढ़ पाएँ, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो जब भी आप अगर शब्द दिखाई दे तो वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा शिक्षक से जुड़ा होता है। कि एक शिक्षक होने के नाते अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आप क्लास में छात्रों को किस तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाएंगे, तो वो आपकी राय देखना चाहता है, आपकी राय जानना चाहता है कि एक शिक्षक होने के नाते आप क्लास में किस तरीके से पढ़ाओगे, किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से पढ़ाओगे, क्या क्या चीज़ें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर शामिल करेंगे, कौन कौन से मटेरियल आप यूज़ करते हैं, कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, या कौन सी टेक्निक आप अपनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो आप सब जब भी आए आपके क्वेश्चन के अंदर उसका जो संबंध है वो किससे, शिक्षक से है, वो आपसे संबंध है। कि एक एग्जामिनर ये जानना चाहते हैं कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी क्लास को किस तरीके से संभालेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे अपनी क्लास में, ताकि क्लास के सारे बच्चे आसानी से सीख पाए, समझ पाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कि शिक्षा का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किससे होता है, या टीचर का या फिर एक अध्यापक का, एक शिक्षक का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा संबंध होता है, वो एक तो छात्रों को पढ़ाने से होता है, दूसरा छात्रों को समझाने से होता है, और वो सिखाने से होता है। तो ये एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले एक शिक्षक का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किससे होता है, छात्र को पढ़ाने से होता है। क्योंकि आप विद्यालय में किसे पढ़ाने जा रहे हैं, छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला आपका रिलेशन किसके साथ हेल्दी होना चाहिए, छात्रों के साथ हेल्दी होना चाहिए। छात्रों को आप इस तरीके से समझाएं, इस तरीके से पढ़ाएं ताकि आप पे छात्र भरोसा कर पाए और आपकी चीज़ों को छात्र आसानी से समझ पाए। इसलिए टीचर्स का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो छात्रों को पढ़ाने से होता है, छात्रों को समझाने से होता है और सिखाने से होता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं शिक्षक का संबंध होता है शिक्षा विशेषज्ञ से, यानी कि एजुकेशन स्पेशलिस्ट से भी टीचर का संबंध होता है, जिससे कि हमारी एजुकेशन के अंदर समय अनुसार परिवर्तन हो पाए, फ्लेक्सिबल हो पाए, ताकि जो भी हमें परिवर्तन करने, जो भी हमें चेंज करने बच्चों के अनुसार, उससे हम समय के अनुसार चेंज कर पाएँ। तो एक शिक्षक का शिक्षा विशेषज्ञ से भी संबंध होता है। तीसरी, अगर हम बात करते हैं एक शिक्षक का जो रिलेशन होता है वो स्कूल से होता है, क्योंकि टीचर्स को कहाँ पढ़ाना है, स्कूल के अंदर पढ़ाना है, तो स्कूल के अंदर भी एक टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगली बात करते हैं शिक्षक का अगला जो संबंध होता है वो पाठ्यक्रम से होता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना पड़ता है, करिकुलम डिज़ाइन करना पड़ता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। और अगली बात करें एक शिक्षक का जो संबंध होता है वो परीक्षा से होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि
आप जब स्कूल में पढ़ते हैं आपके मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के सबके टीचर अलग अलग होते हैं और जो सबके एग्जाम बनाने के तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। टीचर्स के द्वारा जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, जितना सिलेबस होता है उसके अनुसार ही आपका एग्जाम लिया जाता है और टीचर्स के द्वारा उसी के अनुसार ही आपका एग्जाम बनाया जाता है। तो एक शिक्षक का संबंध किससे है? एक शिक्षक का जो संबंध है वो परीक्षा से भी होता है, आपके एग्जाम लेने से भी होता है, जिसमें आप फेल पास होते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है? वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनकी क्लास में किस तरीके से किस चीज़ को समझते हैं। और अगला जो एक शिक्षक का संबंध होता है वो है स्वाध्याय से, यानी कि एक शिक्षक जो सबसे ज़्यादा बल देते हैं वो बच्चे की सेल्फ स्टडीज के ऊपर बल देते कि बच्चा खुद पढ़े, खुद समझे, बच्चे में अध्ययन करने की जो गहनता है उसे विकसित किया जा सके। जब तक बच्चे खुद नहीं समझेंगे, खुद नहीं चीज़ों को याद करेंगे तो बच्चा कभी भी सीखने के प्रति उसमें रुचि और इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा। इसलिए बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी को विकसित करना बचपन से ही, प्राथमिक स्तर से ही ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा रटने के बजाय चीज़ों को समझे, सीखे, इसके पीछे का कारण क्या है उसे जाने। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? यहाँ पे आपको याद रखने की शिक्षा का जो सबसे बड़ा संसाधन है वो क्या है? मानव है, वो मनुष्य है। ये चीज़ याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपके आप शब्द आता है तो आपका जो संबंध है वो आपसे होता है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी क्लास को किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस तरीके से अपनी क्लास को संभालेंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे। तो आप शब्द आए वो अपने आप से कोरिलेट करना, क्योंकि आप एक शिक्षक हो, एक अध्यापक हो। सेकंड, मैंने आपको बताया कि एक शिक्षक का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किससे होता है? छात्र को पढ़ाने से। आपको छात्र को ही तो पढ़ाना है क्लास में, किसी और को थोड़ी पढ़ाने जाना है। तो आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा वैसे होगा, छात्रों से इंटरेक्ट होगा। इसलिए छात्रों को समझना आपको आना चाहिए, छात्रों को किस तरीके से क्या आवश्यकता है, किस तरीके से क्या नीड है, जिससे आप छात्रों की नीड के, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें पढ़ा पाए। तो इसलिए एक टीचर का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो छात्रों से होता है, जिसका छात्रों को समझाने से होता है और सिखाने से होता है। ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद एक टीचर का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो शिक्षा विशेषज्ञ से होता है, क्योंकि समय के अनुसार हमारी शिक्षा में परिवर्तन आ सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को मिल सके, जिससे कि छात्रों का व्यक्तित्व का विकास हो पाए। और अगला जो एक शिक्षक का डायरेक्ट रिलेशन होता है वो स्कूल से होता है, क्योंकि शिक्षक आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? स्कूल में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए शिक्षक का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? स्कूल के साथ होता है। अगला जो एक शिक्षक का डायरेक्ट रिलेशन होता है वो पाठ्यक्रम के साथ होता है। करिकुलम जो डिज़ाइन करता है, जो सिलेबस बनाता है, वो कौन बनाता है? शिक्षक ही तो बनाते हैं। आपके साइंस के, मैथ के, हिंदी के सबके टीचर अलग अलग होते हैं, सबका जो सिलेबस है, पढ़ाने का तरीका है वो अलग अलग है ना। तो ये जो पाठ्यक्रम में, करिकुलम में, इसका भी शिक्षक से डायरेक्ट संबंध होता है। और अगला जो शिक्षक का संबंध होता है वो होता है परीक्षा से। आपके जो सभी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और सभी का एग्जाम कोई एक टीचर थोड़ी लेता है, सभी के एग्जाम अलग अलग टीचर लेते हैं और अलग अलग टीचर ही एग्जाम बनाते हैं और साथ में उसे चेक करते हैं। तो परीक्षा लेने से भी एक शिक्षक का संबंध होता है। और अगली बात करते हैं कि एक शिक्षक का जो लास्ट संबंध होता है वो स्वाध्याय से होता है, कि बच्चे को सेल्फ स्टडी की तरफ हम लोग मोटिव करें, बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी को हम लोग डेवलप करें, उन्हें मोटिवेट करें ताकि बच्चा सेल्फ स्टडी करे। क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, चीज़ों को खुद से नहीं समझेंगे, जब तक हमारे अंदर ये क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी, हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, हमें वो चीज़ें समझ में भी आएगी और धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट को डेवलप करना है, अगर हमारी क्षमता को, कैपेसिटी को अगर डेवलप करना है, तो हमें सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज। डायरेक्ट आपके DSSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरे फैक्ट, ये पूरा लाइन का लाइन फैक्ट उठा लेते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और साथ में आप लोग सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में कोई परेशानी ना रहे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरे समान कार्य में करना। देखो, एक टीचर वही प्रभावशाली और एक टीचर वही सक्सेस हो पाता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, जो टीचर एक सब्जेक्ट को जब पढ़ाते हैं, एक चीज़ को जब पढ़ाते हैं, उसके साथ दूसरे का संबंध जोड़कर पढ़ाए। यानी कि आपने जो भी चीज़ पढ़ाई उसका इंटरलिंक अगर दूसरों के साथ करते हैं तो एक टीचर वही प्रभावशाली रहता है बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे आपने हिस्ट्री के साथ साथ बच्चों को ज्योग्राफी का ज्ञान दे दिया, सिविक्स का ज्ञान दे दिया, थोड़ी हिंदी के बारे में पढ़ा दिया, इंग्लिश के बारे में पढ़ा दिया। यानी कि एक विषय का संबंध बच्चे के अन्य विषय से भी जोड़कर टीचर को पढ़ाना है, जिससे कि बच्चे अन्य विषय को भी समझ पाएंगे। दूसरा, टीचर्स को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का सबसे शानदार
उपाय रहता है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए कि एक विषय का संबंध छात्रों के अन्य विषय के साथ करके पढ़ाएं, जिससे छात्र भी समझ पाएंगे, आसानी से सीख भी पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाएगा और दूसरे जो सब्जेक्ट है, दूसरे जो विषय है वो भी छात्रों को बोझ नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, साइकिल चलाने के ज्ञान का प्रयोग हम लोग किस में कर सकते हैं? स्कूटर चलाने में कर सकते हैं। अगर एक किसी बच्चे को हम लोग साइकिल चलाना सिखाते हैं, साइकिल कितने पहियों की होती है? 2 पहिए वाली साइकिल होती है। वही 2 पहिए वाली जो साइकिल है, जब बच्चे को चलानी आ जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे स्कूटर भी हम लोग चलाना सिखा सकते हैं, जिससे कि जो साइकिल का ज्ञान है बच्चे के स्कूटर चलाने में आ पाए। उसी तरीके के एक विषय का ज्ञान बच्चे के दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना है, जिससे कि बच्चा दूसरे विषय को भी समझ पाए और उस विषय को भी समझ पाए और सीखने के प्रति, पढ़ने के प्रति उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाए, उसमें रुचि विकसित हो पाए, वो मोटिवेट हो पाए। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। साथ में आप सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। कविता लिखना, चित्र बनाना, चार्ट बनाना आदि सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य। देखिए, कविता लिखना, चित्र बनाना, चार्ट बनाना, ये सारे जो कार्य होते हैं वो हमारे सृजनात्मक, वो हमारे क्रिएटिव वर्क के अंदर आ जाते हैं। और हम कैसे हो जाते हैं? हम रचनात्मक टाइप के हो जाते हैं। हमारे अंदर जो स्किल है, जो क्षमता है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर विकसित हो पाती है। इसलिए एक टीचर्स को छात्रों के अंदर स्किल को डेवलप करना, उसमें सृजनात्मकता, उनमें रचनात्मकता को भी विकसित करना ज़रूरी है, ताकि बच्चे खुद से सारी चीज़ों को क्रिएट कर पाए, कुछ नया बना पाए। इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सृजनात्मकता व रचनात्मकता के लिए कल्पनाशीलता के गुण का होना अनिवार्य है। देखिए, सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता को अगर हमें विकसित करना है बच्चे में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता, बच्चे के अंदर कल्पना करने की जो शक्ति है उसे विकसित किया जाए पहले। जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे, जब तक हम इमेजिन नहीं करेंगे चीज़ों को, तो अब तक हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं बना सकते, ना ही हम लोग नया सीख पाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक जो कवि होता है, जो एक रचनाकार होता है, वो कल्पनाओं से भरी जो भी कहानियाँ होती है उसे कल्पना करता है, उसके अनुसार ही अपनी जो कविता होती है, जो कहानी होती है, उसके बाद उसे लिखता है। तो एक जो कवि होता है वो अपने जीवन में हमेशा कल्पना करता है, उसके बाद ही अपनी रचनाएं देता है। तो इसलिए अगर व्यक्ति को, बच्चे को हमें क्रिएटिव करना है तो उनमें सृजनात्मकता और रचनात्मकता और साथ में कल्पनाशीलता के गुण को भी विकसित करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कोई चित्र हम बनाते हैं तो हम डायरेक्ट थोड़ी पेन कॉपी पे लेके ऐसे चित्र बनाने लग जाते हैं। हम पहले इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं और उसके बाद उसके अनुसार उस चित्र को, उस चीज़ को बनाते हैं, ताकि वो चीज़ अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से बन पाए और उसका उद्देश्य भी पूरा हो पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं है आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगले फैक्ट में बात करते हैं, हमारी शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। ये छात्रों को स्वावलंबी नहीं बना पाती, अतः छात्र शिक्षा को अति गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, अगर हम आज की बात करें, हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है? वो रटने के ऊपर बल देती है, वो पुस्तकों के ज्ञान के ऊपर बल देती है कि बच्चे को सिर्फ पुस्तक की नॉलेज, बच्चे को बस किताबी कीड़ा बनाना, इस तरीके की जो एजुकेशन होती है, इसके अंदर बच्चा कभी भी स्वावलंबी नहीं बन पाता, कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता और ना ही बच्चे में जो इंटरेस्ट होता है सीखने के प्रति वो रहता है। तो बच्चे में कुछ समय तो इंटरेस्ट रहता है, मगर बाद में उसकी जो रुचि है, जो उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए तभी तो NCF के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, और अगर आप बात करते हैं ऐसे इवैल्यूएशन के अंदर हो गया आपका रिमीडियल टीचिंग का जो आयोजन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो रटने की बजाय छात्रों के समझने के ऊपर बल दे, छात्रों को सिखाने के ऊपर बल दे। और दूसरी चीज़ कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल पाए, ताकि छात्र समाज में अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं दूरदर्शन। देखिए, अगर हम सन 2000 की बात करें, उस समय एक ही चैनल था, वो था दूरदर्शन, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सारी पढ़ाई जाती थी। वो दूरदर्शन के माध्यम से ही पढ़ाई जाती थी, चाहे आप गरीब की बात करें
या अमीर की बात करें, सभी के घरों में दूरदर्शन चैनल आता था जिसपे एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो आती थी, बताया जाता था। तो इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगले फैक्ट में क्या है, छात्र द्वारा शिक्षक को उसके घर आने का आमंत्रण मिले तो टीचर को जाना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए, पीछे का क्या उद्देश्य होना चाहिए छात्र को और अधिक समझने के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जब एक छात्र के द्वारा शिक्षक को आमंत्रण भेजा जाता है या फिर शिक्षक को अपने घर आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, तो शिक्षक को हमेशा उसके घर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, उसके पीछे का जो उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का वो यही होना चाहिए, छात्रों को अगर समझना है तो जब भी छात्रों के द्वारा टीचर को बुलाया जाता है तो टीचर को हमेशा जाना चाहिए ताकि वो छात्रों को समझ सके और उनकी नीड के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर पाए। तभी छात्रों का व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा, छात्र अच्छे से सीखने में इंटरेस्ट भी ले पाएगा और अपनी भूमिका भी अदा कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं अगले फैक्ट के अंदर, मातृभाषा यानी कि मदर टंग की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पे पहली से लेकर 5वीं तक बच्चों को जो भी शिक्षण देना चाहिए वो हमेशा मातृभाषा में, मदर टंग में देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने समाज, अपने परिवार को छोड़कर आते हैं और उन्हें जो नॉलेज होती है वो समाज की और परिवार की भाषाओं की नॉलेज होती है, मदर टंग की लैंग्वेज की ही नॉलेज होती है। तो जब हम बच्चों को विद्यालय में उसी लैंग्वेज में छात्रों को पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में भी आएगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी रहेगा, बच्चे में रुचि भी विकसित होगी। तो इसलिए पहली से 5वीं तक के छात्रों को हमें मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन करने से आत्मविश्वास आता है। ऑब्वियसली बात है, देखिए कोई भी चीज़ होती है अगर हमें अगला लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ नहीं आती। जब वही कॉन्सेप्ट, हमें वही एग्जाम्पल अगर हमारी मदर टंग के लैंग्वेज में अगर हमें समझाया जाता है तो वो जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से समझ भी आता है। दूसरा, हमारी जो अध्ययन के प्रति, स्टडी करने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप हो पाता है। इसलिए ये याद रखना है, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक बच्चों को मातृभाषा में हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों को हमें कौन सी भाषा में पढ़ाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे जो पहली से 5वीं कक्षा तक के जो टीचर होते हैं उन्हें हमेशा मातृभाषा में ही छात्रों को शिक्षण देना चाहिए। तो आई होप कि गाइस आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं संस्कृत। अगर हम संस्कृत की बात करें, जैसे वेदों के समय की बात करते हैं, जितने वेद लिखे गए वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। अगर हम आर्यों की बात करते हैं तो वो भी, उनमें भी जो ज्ञान था वो भी संस्कृत भाषा का ज्ञान था। अगर हम आज भी देखते हैं 6 से लेके 10th क्लास तक जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसमें भी हम लोग हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ हमें संस्कृत जैसा विषय भी पढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं है आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इंग्लिश सबसे अधिक रोजगार पूरक भाषा। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इंग्लिश को ना पढ़ें, इंग्लिश को ना सीखें। अगर आप किसी प्रोफेशनली कोर्स को करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है आपको इंग्लिश आना। जब आपको अच्छी इंग्लिश आएगी तो आपको अच्छे से जॉब भी मिल पाएगी, दूसरा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाएगा सीखने के प्रति। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चों को 6 से लेकर 10th का हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी पढ़ाई जाती है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज आज की क्लास के लिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करता है जो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है, ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरीके से कोई गलत ना हो।